तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं, स्किडिंग वेलोसिटी ऑफ कार सीख चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन डिराइव करेंगे स्किडिंग वेलोसिटी ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। एक रोड बैंक्ड है, बैंक्ड का मतलब टेढ़ी है, ऐसा होता है, टेढ़ी भी रोड होती है, ठीक है ना। उस पर अच्छी तेज़ वेलोसिटी से घूम सकती है कार बिना स्किड हुए। तो जो भी आप रोड पे जाएं तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, अगर कहीं भी टर्न हो रहा होगा तो वहाँ की रोड हल्की सी टेढ़ी होगी, ये ऑब्जर्व करना। मान लो कि अपने पास ये रोड है और ये हल्की सी बैंक्ड है, ऐसे उभरी हुई है ऊपर की तरफ। अब यहाँ से कार जा रही है, ठीक है। एक फोर्स यहाँ सेंटर की तरफ लग रहा है, उसे सेंट्रीपिटल कह रहे हैं, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, उसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये mv²/r के इक्वल होता है। अब ये उधर ना ऐसे पलटी ना मार जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए, इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए वो इसको बैलेंस करना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा तो उसको गिरने से रोकेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। तो इसको अलग से बनाते हैं। देखो बैंक्ड को इस तरह से, टेढ़े रोड को इधर से यहाँ से इस तरह से बना देता हूँ मैं। देखो थोड़ा बहुत इस तरह से टेढ़ापन बना दिया। अब कार इस पे जा रही है, जिस तरह से कार जा रही थी, ठीक है। इस कार का वेट नीचे की तरफ होगा mg, ये थीटा है। इधर लग रहा था क्या, ये क्या लग रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऊपर की तरफ को फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ध्यान से देखते जाओ ये डायग्राम। इस mg का कंपोनेंट, इस mg का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना पड़ेगा, mg cos थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया ना। ऐसे इस mg का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, अगर ये mg है तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, mg sin थीटा। इस वेट का इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना होगा, mg sin थीटा। और इधर एक फोर्स और भी तो लग रहा है, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो देखो ना ये डायग्राम को, इसको देखो और इसको इस तरह से इमेजिन करो। ये टेढ़ा रोड है, ये ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा नहीं, ऐसे टेढ़ा है, ठीक है। एक इसका कोई एनिमेशन भेज दूंगा तो दिख जाएगा टेढ़ा रोड कैसा होता है, ठीक बात। चलो ये कंपोनेंट बना लिया अपन ने, ये mv²/r है, ठीक बात है। अच्छा अब एक चीज़ और देखना, इस mv²/r के भी दो कंपोनेंट बना देते हैं, एक इस डायरेक्शन में बना देते हैं और एक इस डायरेक्शन में। तो क्या क्या कंपोनेंट बनेंगे वो चीज़ देखना। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। और ये वापस कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, वापस थीटा। तो थीटा का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन बना देते हैं, एक इस डायरेक्शन बना देते हैं। थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया। तो दिस इज mv²/r cos थीटा, और इन दिस डायरेक्शन दिस इज mv²/r sin थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं पुराने लेक्चर, तब तक ये कंपोनेंट जो मैं निकाल रहा हूँ ये बहुत प्रॉब्लम देगा आपको। तो पुराना लेक्चर पढ़ के कंपोनेंट सीख लो। अगर कंपोनेंट अभी भी नहीं आ रहा तो मैसेज जरूर करो मुझे, नहीं तो फिर हर क्लास में हर लेक्चर में उलझ से जाओगे। कंपोनेंट अभी तक नहीं आया हो तो पूछ लेना। तो ऐसे कंपोनेंट निकाल दिए। अब देखो, अब एक चीज़ देखो कि ये mv²/r cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स, मतलब ऐसे लिख सकते हैं mv²/r cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए ना। एक इक्वेशन ये बन गई। फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, μn लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना फ्रिक्शन को μn। ये तो सीख रखा है ना, फ्रिक्शन को क्या लिखते हैं, μn लिखते हैं।
हो सकता है आपको टॉपिक टफ लगे, लेकिन 4 बार 5 बार देखोगे तो इजी लगने लग जाएगा। तो कुछ इक्वेशंस निकाल के ये पता कर रहे हैं कि कार कहीं पलट नहीं जाए, उसके लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, किस वेलोसिटी से चले ताकि पलटी ना खा जाए। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन, दिस इज mv² बाय आर cos थीटा इक्वल्स टू म्यू। अब ये n किसके इक्वल है, देखो इधर कंपोनेंट क्या है mg cos थीटा, और एक और फोर्स लग रहा है mv² बाय आर साइन थीटा, मतलब n की जगह अपन क्या लिख सकते हैं mg cos थीटा लिख सकते हैं, और एक फोर्स और इधर लग रहा है कितना, इसके कारण mv² बाय आर साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, ऐसे कैसे लिखी दें, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। सब जगह स्मॉल m आ रहा है, देखो चाहे पहला टर्म हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, सारे स्मॉल m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा v² बाय आर cos थीटा, ब्रैकेट को खोल दें, म्यू जी cos थीटा, m से कट गया म्यू v² बाय आर साइन थीटा प्लस m कट गया g साइन थीटा, ये बच गया अपने पास। देखें थोड़ा सा कैमरा पीछे करता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फिर बड़ा कर लेना, दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है। नहीं तो बोल तो रही हूँ मैं, एक एक स्टेप को आराम से चेक करते रहो। चलो अब देखना, अभी v² बाय आर cos थीटा, म्यू v² बाय आर साइन थीटा, इसको उधर ले लेते हैं, v² बाय आर cos थीटा इधर है, ये प्लस का है ना, उधर ले लेते हैं, माइनस म्यू v² बाय आर साइन थीटा, और इधर क्या बच गया g साइन थीटा म्यू जी cos थीटा, तो g कॉमन ले लें दोनों में, तो म्यू cos थीटा बचा इधर प्लस साइन थीटा। अब देखो इधर दोनों जगह v² बाय आर कॉमन आ रहा है, v² बाय आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एक इक्वेशन आ जाती है, बस उसी को इधर उधर करते रहते हैं, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा को नीचे ले आओ, तो क्या बच जाएगा v² बाय आर बराबर g म्यू cos थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, जो ही तो नीचे उतार रहा हूँ मैं, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो बोल रहा हूँ, एक एक स्टेप आराम से तुम भी खुद भी लिख सकते हो। अब तो तुम इतना 11th में आ गए, क्या करना है, उधर से इधर सॉल्व तो कर रहे हो, इसको नीचे ले आएंगे तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब क्या करें, r को भी इधर बचा दो, देखो ऊपर लिख रहा हूँ, समझ जाना, v² बराबर r, ये r इधर आ गया, g ऑलरेडी है, ये cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। एक काम करो, ऊपर और नीचे cos थीटा का डिवाइड दे दो, ऊपर वाली इक्वेशन में भी cos थीटा का डिवाइड दे दो दोनों जगह, नीचे भी cos थीटा का डिवाइड दे दो, तो cos से cos कट जाएगा और साइन अपन cos को क्या बोलेंगे, tan। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, व्हाट्सअप कर देना, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैंने बोला ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड दे दो, इधर भी cos थीटा, इधर से भी cos थीटा, तो इधर दोगे तो cos से cos कट जाएगा, साइन अपन cos tan हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा, इसका रूट, तो ये इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हो गई, बैलेंस होने के लिए तो इतनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हो गई तो स्किड कर जाएगी। ये रूट आया ना इधर, रूट को 1/2 लिख दो, 1/2 को ही रूट कहते हैं ना, और तुमको नहीं, मेरे को तो नहीं लिखना, तो रूट लगा दो, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन फॉर स्किडिंग वेलोसिटी ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। पिक्चर जरूर नहीं है सभी का क्लियर हो जाए, बोल देना, मैं एक एनिमेशन भेज दूंगा जिसमें बैंक रोड, टेढ़ी रोड दिख जाए, जिस पर कार ऐसे टेढ़ी होके जाए, ठीक है। सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा स्किडिंग, टेढ़ी रोड, बैंक रोड कैसी होती है, देख लो रिलेशन। बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस बैक करके शुरुआत से देखते जाओ, मैंने क्या क्या लिखा, जिस जिस स्टेप में प्रॉब्लम है वो स्टेप वापस रिपीट करो, देखो बार बार, क्यों नहीं समझ में आएगी, सभी को आती है, हर साल आती है, हर बच्चे को आती है, आपको क्यों नहीं आएगी, सबको आएगी, कोशिश करनी पड़ेगी अपन को बस। ये किसके लिए था स्टेटमेंट, जिनको नहीं आई उनके लिए, जिनको आ गई वो तो बहुत अच्छा, ठीक है, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो उनको कोशिश करें,
ज़रूर आएगी, कुछ हार्ड नहीं होता है, सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। लिख लिख के करो, वीडियो पॉज कर दो, मैंने एक लाइन बोली और उसको लिख के देखो, हाँ भैया ऐसे ठीक बोला, फिर दूसरी स्टेप लिख के देखो, हाथ से लिख के देखो। हाथ से लिख के करोगे तो सब चीज़ें दिखने लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खाली वॉच करना ही इंपॉर्टेंस नहीं रखता फिजिक्स के अंदर। वीडियो को पॉज कर करके खुद आगे की स्टेप लिखते जाओ। पहली स्टेप पता चल गई तो अपने आप ही जहाँ तक वहाँ तक अपने आप ही पहुँच जाना होता है, देखना ही नहीं होता है कि क्या मैंने लिखा। लास्ट में जाके बस ये चेक कर लेना होता है, हाँ भाई मेरे भी आंसर यही आया, क्या √RG μ + tan θ 1 - μ tan θ। नोट कर लें। बैंक्ड का मतलब टेढ़ा रोड है ना, थोड़ा सा एक साइड से ज़्यादा उठा हुआ है, एक साइड थोड़ा नीचे ही हो, ऐसे रोड को बैंक रोड कहते हैं। चलो सर्कुलर रोड वाला वापस एक बार समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया तो सर्कुलर रोड वाला वापस देखना। बिल्कुल प्लेन रोड है सर्कुलर, शुरुआत से बता रहा हूँ सर्कुलर रोड का, वापस बता रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में बताया था आपको स्टार्टिंग में, हाँ ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, तो एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सर्कुलर रोड, ये कार है, सर्कुलर रोड पे चल रही है, ये रेडियस है। जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो बाहर की तरफ फेंकना चाहती है, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये mv²/r होती है, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कार उधर पलटी कब मारेगी, जब ये वाला फोर्स ज़्यादा हो फ्रिक्शन से, मतलब mv² या फिर ऐसे कह सकते हो mv²/r शुड बी ग्रेटर देन μn, वेयर n इज व्हाट इज n? n इज mg, m से m कैंसिल कर दो, v²/r शुड बी ग्रेटर देन μg। स्लिप होने के लिए, उधर पलटी मारने के लिए ये कंडीशन बता रहा हूँ, v²r μg से बड़ा होगा तो पलटी मारेगी, मतलब वेलोसिटी अगर बड़ी हुई r μg से तो पलट जाएगी, बाकी तो नहीं पलटेगी। तो जो कार रेस करते हैं वो सब ये नॉलेज रखते हैं कि भाई मेरे को मेरी कार इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, और किसी को नॉलेज नहीं हो अच्छा फिजिक्स का, और कार रेस में पहुंच गया और फुल कर दी कार इसकी स्पीड भी, मैं तो अब आगे आ जाऊंगा नंबर 1, स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं तो जितनी भी हो सके, तो कुछ होने वाला नहीं है उसका, तो कार पलट जाएगी। देखा होगा आपने कार रेस में बहुत सारे लोगों की कार पलट जाती है, टीवी में देखा ही होगा, कार रेस आती है तो ये अपन को अगर फॉर्मूला ध्यान है तो पता चल गया कि इससे ज़्यादा वेलोसिटी कर दी ना अपन ने तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो स्किडिंग, ये क्या टॉपिक पढ़ाया था मैंने, स्किडिंग वेलोसिटी ऑफ कार ऑन सर्कुलर रोड। बैंक नहीं है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सर्कुलर है। स्किड मतलब पलटी मार देना, ऐसे चलते चलते इधर पलट गई, इसे स्किड कहते हैं। चलिए अपन अगला टॉपिक देखेंगे, टेंशन एंड पुली केसेस। देखो सपोज करो अपन ने एक ये सपोर्ट से धागा लटकाया और इस पे कोई लोड लटका दिया, तो लोड नीचे खींचेगा। जब लोड नीचे खींचेगा तो धागे के अंदर ही एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ऐसा निश्चित है। अगर आपके पास एक धागा है आराम से पड़ा हुआ है, देखना हल्का फुल्का हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा होगा, बिल्कुल फ्रीली पड़ा होगा, जैसे कोई चीज़ लटकाओगे तो धागा बिल्कुल टाइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे खींच रहा है तो एक रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ऐसा होता है
एक उस रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो जब ये इधर खींच रहे हैं, सपोज करो एक रस्सी को पकड़ के खींच रहे हो, आप इधर से दम लगा रहे हो, इधर से दम लगा रहे हो, तो बीच से टूट गई, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप जब इधर पुल कर रहे थे तो खिंचाव लग रहा था उस पर, उस खिंचाव को क्या बोलते हैं, टेंशन। सोचो ना, एक दीवार से रस्सी बांध दी हो, आप इधर खींच रहे हो, आप उधर खींच रहे हो, तो क्या हो रहा है, तो उस रस्सी में एक रीस्टोरिंग फोर्स बन रहा है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी टेंशन, खिंचाव आ रहा है उस रस्सी में, खिंच गई रस्सी, तो दिस इज टेंशन। तो टेंशन क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स इन अ स्ट्रिंग, एक धागे में, इज कॉल्ड टेंशन। तो जितना भी रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है किसी स्ट्रिंग में, उसे टेंशन बोलते हैं। ये किस तरह से व्हील होता है, इसे पुली बोला जाता है ना। इसके ऊपर अगर सपोज करो अपन एक धागा लटका दिया ऐसे, यहाँ पर एक बड़ा लोड लगाया जिसका मास कैपिटल एम है, यहाँ एक छोटा लोड लगाया जिसका मास स्मॉल एम है, और ये अल्टीमेटली बड़ा मास है, तो ये इधर मोशन करते हुए व्हील का धागा इधर नीचे जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उसको ए नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, जब ये नीचे खिंच रहा है तो एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, टेंशन इधर की तरफ, और इस टेंशन के कारण ही, इस खिंचाव के कारण ही धागा खिंच रहा है ना इस तरफ, तो इस तरफ खिंचने के कारण ही ये टेंशन इधर भी लगेगी, और खिंचने के कारण ये मास ऊपर उठ के इधर जाएगा। देख लें वापस, जब लोड इधर लगाया तो टेंशन की डायरेक्शन क्या है, ऊपर। ये रस्सी चाहती है कि लोड नीचे ना जाए, तो ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली वो छोटा में एम इस खिंचाव के अंडर में आके इस तरफ मोशन करने लग गया, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड मोशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू ए। इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम ए, लेकिन वो नेट फोर्स कितना लग रहा है, एम ए नहीं लग रहा, मतलब एम ए तो लग रहा है, लेकिन कैसे लगेगा वो, एम जी में से क्या माइनस करना पड़ेगा, टेंशन। मान लो 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 2 न्यूटन इधर भी लग रहा है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, वो होगा नेट फोर्स। थोड़ा सा कैमरे को आगे कर दूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसे इस चीज़ को देखो, इस पर ग्रेविटी तो इधर लग रही है, लेकिन फिर भी धागे के अंदर खिंचाव के कारण ये छोटा मास है तो ऊपर खिंचते हुए जा रहा है। तो इस सेकंड बार अपवर्ड मोशन में यूएम में कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये धागे का इधर खिंचाव, ये जो इधर खींच रहा था इसके कारण धागा इधर खींच रहा था, तो ये खिंचाव टेंशन बड़ा है किससे, इस फोर्स से, तो वो हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स ऑन दिस इज क्या बोलेंगे, एम, और ये किस चीज़ से जा रहा है ऊपर, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो क्या होने वाला है, देखना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, इसको आगे लिख दूँ पीछे लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एम जी माइनस टी को आगे लिख दो, और नेट फोर्स एम कैपिटल एम ए को पीछे लिख दो, है ना। दोनों को ऐड करो, टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एम जी माइनस एम जी, और वहाँ क्या बचेगा, एम ए प्लस एम ए। क्या करा मैंने, दोनों को ऐड कर दिया, तो टी से टी कट गया और ये बचा। तो क्या अपन वो ए निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन जिससे वो नीचे जा रहा होगा, तो हाँ निकाल सकते हैं। इसमें से जी कॉमन ले लो, एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम, दिस इज द एक्सेलरेशन बाय विच द बॉडी गोज डाउनवर्ड। तो ये अपन ने पुली का केस देखा, मास नीचे लटकाया तो धागे में खिंचाव ऊपर की तरफ हुआ। अब उस साइड में देखेंगे तो उसी खिंचाव के कारण वो उधर का वेट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये इस तरह से भारी चीज़ की तरफ मोशन हो रहा है, ए एक्सेलरेशन हो रहा है। तो दो इक्वेशन बनाई, कंपेयर करा, तो एक्सेलरेशन अपन को नेट ये मिल गया। अब इस ए की वैल्यू अगर अपन ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो क्या होगा, देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो एम जी लिख दिया माइनस टी लिख दिया, एम ए की जगह ये वैल्यू डाल दो, ए की क्या वैल्यू डाल दी, जी एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम।
अभी माइनस का टी इधर ले आओ और इस चीज़ को उधर ले जाओ, तो यहाँ एम जी ऑलरेडी था, ये चीज़ इधर आएगी तो माइनस एम माइनस के रूप में आएगी जी एम माइनस एम अपॉन एम प्लस एम, और टी माइनस का इधर आके ये टी हो गया। तो अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, वो टेंशन, वो वाला फोर्स कितना है रीस्टोरिंग। इन दोनों में से एम कॉमन निकाल दो तो क्या बच जाएगा, जी माइनस ये जी एम अपॉन एम प्लस एम। तो ये अपने पास इस तरह से टेंशन का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ तक आप नोट कर लें। तो टेंशन का फॉर्मूला अपन ने सीख लिया है, क्या होता है टेंशन का फॉर्मूला, देख लें अच्छे से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंशन। इसको आगे और एलसीएम लेके सॉल्व करना हो तो कर दो। इसको तुम एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो फाइनली ये भी आ जाएगा 2 mmg अपॉन m प्लस एम। करके देख लेना ये आ जाता है क्या, चेक कर लेना। तो ये सारा हो गया है टेंशन और पुली का केस। तो जब भी कोई पुली का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एक्सेलरेशन पूछे तो ऐसे लगा देना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, टेंशन पूछे तो टेंशन का फॉर्मूला लगा दो, वहाँ पे मासेस दिए हुए आएंगे। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो लेक्चर को ज़रूर से 2 बार देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, डिफरेंट चीज़ है, टेंशन क्या है, पुली क्या है। नहीं समझ में आ रहा मेरे को मैसेज कर दे, मैं वापस से अलग ढंग से समझा दूंगा, लेकिन समझना तो है ही अपन को, कुछ ना कुछ करके समझना तो है ही आपको। हो सकता है नया सब्जेक्ट है, किसी को प्रॉब्लम भी आ जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ ईजी लगने लग जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर को 2 बार ज़रूर देखना, लिख लिख के एक एक स्टेप को पॉज कर लेना, खुद देखना इसके बाद क्या लिखें, इसके बाद क्या लिखें, लिख लिख के करना, तब जाके फंडे क्लियर होंगे। ऐसे देखने से तो कितना टफ लग रहा है, क्या हो रहा है, टेंशन इधर उधर इधर क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा, लेकिन समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बार बार देखें, हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करें। चलिए इधर थोड़ा डार्क लिख देता हूँ। ये कैपिटल एम हो गया, ब्रैकेट के अंदर ये जी माइनस जी हो गया, एम माइनस एम है ये, यहाँ पर ये एम प्लस एम है बराबर टी है। सब एक दूसरे से स्टेप ऊपर से नीचे चल रही है। शुरुआत होती है मेन, बाकी तो मैथ्स चलती है भाई फिजिक्स में। मैथ्स भी ऐसे बच्चों जैसी मैथ्स चल रही है, इधर से उधर ले जा रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ये भी मैथ्स है, प्लस माइनस करते करते इतनी सारी स्टेपें बढ़ा दी, इधर से उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं पे क्या, यहीं पे क्या कर दिया, कहीं पे एलसीएम ले लिया तो ये आंसर आ गया। क्या लॉजिक लगाया? शुरुआत होती है ना खाली लॉजिक, तो शुरुआत की पहली इक्वेशन ही मेन होती है, बस उसी से आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और आंसर तक पहुंच जाओ। तो सोचना, टेंशन खिंचाओ, अंदर की तरफ खिंचाओ, दिस इज टेंशन। ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ये एरो समझ में नहीं आया, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं, ऐसे सोचो, इसको भूल जाओ एक बार। ये एम लोड इस एम को इधर खींच रहा है, ये एम जी लोड नीचे जा रहा है तो धागा खींच के ऊपर जा रहा है, इस खिंचाव को टी बोल रहे हैं। अब अगर ये इसको खींच रहा है तो ये थोड़ी ना शांति से बैठेगा, ये भी तो इसको उधर खींचेगा, एक्शन का रिएक्शन। ये इसको खींच रहा है टी टेंशन से, तो ये भी तो इसको कुछ ना कुछ खींचेगा। तो टेंशन हमेशा पेयर में ही लगेगी, ध्यान रखो। जैसे ये एक दीवार है, ये एक रस्सी बांध दी और तुम यहाँ से खींच रहे हो इसको,
तो तुम इस दीवार को खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये दीवार भी तुमको इधर खींचेगी, ये मत भूलना। तुम इधर खींच रहे हो, ये किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए। तुम इधर खींच रहे हो तो ये दीवार भी तुम्हें खींच रही होगी, पैर में लगेगा टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें बोलता हूँ मैं, उन लाइनों को बहुत ध्यान से सोचो समझो क्या बोल रहा हूँ। और टॉपिक को रट के आगे नहीं जाना, समझना है हाँ भाई ये ऐसे हुआ, ये बोला, अब दिमाग में हमारे फिट हो गया कि ये पर्सन इस दीवार को इधर खींच रहा है तो धागे में खिंचाव इधर हो रहा है टेंशन, अब ये इधर खींच रहा है तो धागा दीवार भी उस बॉडी को इधर खींचेगी। वो टी यहाँ पर भी लिखा है, एक फोर्स इधर लग रहा है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी इधर लग रहा है, तब जाके धागा बिल्कुल तन गया, खिंच गया। चलिए यहाँ तक प्रैक्टिस करना अच्छे से आप लोग बार बार, लेकिन मैंने जो बोला मेरी बात पे जो चलेगा वही सक्सेस उसी को मिल पाएगी। कि क्या बोला मैंने कि हाथ से लिख लिख के करें प्रैक्टिस, खाली ओरली देखने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में नींद आने लग जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, क्या चल रहा है। तो हाथ से लिखें, एक एक चीज़ को बार बार लिखें, जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें। फाउंडेशन से स्ट्रांग होनी चाहिए। गुड बाय।